नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं वाग्मिता सिंह केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली से आज आप सभी के समक्ष आपके पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, यह लेख नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने हिमालय और हिमालय से जुड़ी हुई चीज़ों की चर्चा की है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, हिमालय क्या है? हिमालय बर्फ से ढका हुआ एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप लोगों की यह जानकारी में भी होगा। इस पर्वत श्रृंखला में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं जो सदैव क्या होती हैं? बर्फ से ढकी रहती हैं, और जब इन पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह मनोरम दृश्य वहाँ उभरता है। तो आज इस आलेख में हम हिमालय और हिमालय से जुड़ी हुई चीज़ों, जैसे वहाँ से निकलने वाली नदियाँ और वहाँ के जंगल, वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि लेखक ने आखिर हिमालय की बेटियाँ किन्हें कहा है, क्योंकि हिमालय में तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं और पता करते हैं कि लेखक ने आखिरकार हिमालय की बेटी किसको कहा है। इस पाठ को बच्चों पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक है। इससे हमें पता चलेगा कि लेखक किस मनोभाव से हिमालय और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की चर्चा कर रहा है। बच्चों, आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, यह चित्र नागार्जुन का है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से और हिंदी भाषा में नागार्जुन उपनाम से लिखा करते थे। नागार्जुन नाम इन्हें अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के उपरांत मिला था। इसीलिए इन्होंने हिंदी भाषा में जब इन्होंने रचना करनी शुरू की तो उन्होंने अपने बौद्ध धर्म द्वारा मिले हुए नाम को ही लिखना शुरू किया, जो क्या था? जी हाँ, नागार्जुन। इनका जन्म जून माह में सन 1911 ईस्वी में बिहार के मधुबनी में हुआ था। मधुबनी में इनका ननिहाल था। इनका पैतृक गांव दरभंगा जिला का तरौनी गांव था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में दरभंगा में हो गई थी। बच्चों, नागार्जुन हिंदी भाषा के साथ साथ मैथिली, संस्कृत और बांग्ला के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और इन्होंने मैथिली में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा करते थे। इसके बाद इन्होंने संस्कृत में और बांग्ला में भी कुछ मौलिक रचनाएं की। मौलिक रचनाओं के साथ साथ इन्होंने संस्कृत और बांग्ला के बहुत सारे अनुवाद भी किए हिंदी में। तो इस प्रकार से नागार्जुन किसी एक क्षेत्र में काम करने वाले नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में तथा विभिन्न भाषाओं में भी कार्य करने वाले, लिखने वाले कवि और लेखक थे। ये हिंदी साहित्य में इन्होंने कविताएं लिखी, निबंध लिखे, आलेख लिखे, उपन्यास लिखे, बाल साहित्य लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, संस्मरण लिखे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ लिखी, सारी चीज़ें लिखी। इनकी लेखनी हिंदी साहित्य के हर विधा में चलती रही। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये सारे बच्चे इनके काव्य संग्रह हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त भस्मांकुर और भूमिजा इनके प्रबंध काव्य हैं। और रतिनाथ की चाची, बापा बटेश्वरनाथ, बलचनमा इत्यादि इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और इसके अतिरिक्त भी इनके बहुत सारे उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत और आलेख इनके संग्रहित किए गए हैं और इन्होंने लिखे हैं। बच्चों, ये सारे इनके हिंदी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें इन साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके द्वारा लिखित मैथिली भाषा के पत्रहीन नग्न गाँच नामक
कविता काव्य संग्रह पर मिला था। बच्चों, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार आदि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नागार्जुन को हिंदी साहित्य में आम जनता का कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सदैव आम जनता की विषयों को और आम जनता की भाषा में कहा है, इसीलिए इन्हें जन कवि के नाम से हम जानते हैं। बच्चों, नागार्जुन की प्रवृत्ति घुमक्कड़ी थी, अर्थात वे सदैव भारत के विभिन्न हिस्सों में, इसके अलावा भारत के अलावा अन्य देशों विदेशों में भी वो घूमा करते थे। तो इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं, इनके द्वारा जो लिखित कार्य हैं, उसमें इन्होंने जो अपनी यात्राएं की हैं उसका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। उन सब का प्रभाव भी इनके लेखन पर अत्यधिक मात्रा में पड़ता है। इन्होंने कभी भी गृहस्थ जीवन को अच्छे से नहीं जिया। इन्होंने सदैव भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की, भारत के बाहर भी यात्राएं की, विदेशों में भी यात्राएं की, और इन सब का प्रभाव उनकी लेखनी में हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। तो आइए आज हम इनके द्वारा लिखित हिमालय की बेटियां नामक आलेख पढ़ते हैं। इस लेख को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइडों में बतलाया, इस पाठ में हिमालय और हिमालय से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इस पाठ से हम यह समझ पाएंगे कि लेखक ने हिमालय की बेटियां आखिर कहा किसे है, क्योंकि हिमालय से तो बहुत सारी चीज़ें उपजती हैं, निकलती हैं, जैसे नदियां निकलती हैं। आप सभी को पता है भारत में विभिन्न जो नदियां बहती हैं वो हिमालय से निकलती हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय में बहुत घने वन भी पाए जाते हैं, शंक्वाकार पेड़ों के, चीड़ के, देवदार के। इसके अतिरिक्त हिमालय में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी पाई जाती हैं, प्राकृतिक औषधियाँ। इसके अतिरिक्त हिमालय में जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनियाँ, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि क्या करते थे, तप भी किया करते थे। तो इसके अलावा हिमालय में हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थल भी पाए जाते हैं। तो आइए इस लेख को पढ़ के यह समझें कि आखिर लेखक हिमालय और हिमालय की जुड़ी हुई चीज़ों को किस नज़रिए से देखते थे, और आखिरकार उन्होंने हिमालय की बेटी किसे कहा है। तो पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है। अभी तक मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो बच्चों, इस अनुच्छेद को पढ़ के हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पर लेखक किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी तुलना उन्होंने किससे की है, एक संभ्रांत महिला। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संभ्रांत का अर्थ होता है कुलीन, और महिला जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, औरत, महिला। तो इन्होंने जिस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं वो एक संभ्रांत महिला की बात उन्होंने तुलना की है उससे, यानी उसे संभ्रांत यानी कुलीन की विशेषण से नवाजा है। उसे संभ्रांत यहाँ पर क्या है, विशेषण है किसका, महिला का। और ये बोल रहे हैं कि वो किसी संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, यानी उन्हें ऐसा लगता था कि ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, कोई संभ्रांत महिला है। और उन्होंने अभी तक उसे दूर से देखा था, और वो क्या थी, बहुत ही गंभीर, शांत थी, बहुत ही चुपचाप रहने वाली, स्वभाव में गंभीर और शांत थी। इस वजह से लेखक को वो कैसी लगती थी, बिल्कुल एक कुलीन, संभ्रांत महिला की तरह लगती थी। और लेखक आगे कहते हैं कि उनके प्रति लेखक के हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव थे, यानी कि वो इनकी क्या करते थे, इज्जत करते थे, आदर करते थे। वो उन्हें उनकी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी डुबकियाँ में
उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते थे। तो बच्चों, जैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है धारा में डुबकियां, इसी से हमें पता चल जाता है कि लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि धारा किसकी होगी? जल की धारा होगी। जल कहाँ पाया जाएगा? नदियों में पाया जाएगा। तो यहाँ पर लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी तक लेखक ने जहाँ भी नदियों को देखा था वो कैसी लगती थी उन्हें? एक संभ्रांत महिला की तरह लगती थी। और उनके प्रति, उन नदियों के प्रति लेखक के हृदय में क्या था? एक श्रद्धा था, आदर का भाव था। वो उनकी धारा में डुबकियाँ, अर्थात नदियों की जल प्रवाह में डुबकियाँ इस तरीके से लगाते थे जैसे वो अपनी माँ और मौसी या दादी या नानी के गोद में खेल रहे हों। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को की तुलना माँ, मौसी, नानी या दादी से की है, और इसी के साथ साथ वो इसे एक संभ्रांत महिला भी कहते हैं, जो कि एक विशेषण है। इसके बाद लेखक कहते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक कह रहे हैं कि इस बार जब ये आलेख लिखने से पहले ये क्या कहें, ये हिमालय के कंधे पर चढ़े। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं लेखक जो निर्जीव चीज़ें हैं उसका सचेतन रूप हमारे सामने रख रहे हैं, उसके सजीव रूप को हमारे सामने रख रहे हैं। यानी कि हिमालय, नदियाँ, ये सारे क्या हैं? निर्जीव हैं। इतने, ये कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी लेखक इनके बारे में ऐसे लिख रहे हैं मानो ये कोई मानव हो, कोई सचेतन हो, कोई इंसान हो। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हिमालय के कंधे पर। अब हिमालय का कंधा तो असल में होगा नहीं, लेकिन इन्होंने हिमालय के कंधे कहा है कि हिमालय पर वो चढ़े थे, हिमालय की पर्वतों पर वो चढ़े थे। और वो कहते हैं कि हिमालय पर जब वो चढ़े तो हिमालय के विभिन्न पर्वतों पर जब वो चढ़ने लगे तो उन्हें जो नदियां हैं उनके अलग रूप दिखाई दिए। कहाँ से अलग? मैदानी क्षेत्रों से अलग रूप। मैदानी क्षेत्रों में लेखक का कहना है कि ये जो गंगा हैं वो बहुत ही विशाल होती थी, और कैसी होती थी? बिल्कुल शांत और गंभीर हुआ करती थी। लेकिन अब वे कहते हैं कि मैं हैरान था, मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं यह देखकर कि जो गंगा है जो मैदानी क्षेत्रों में बहुत विशाल, बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती हैं, वो हिमालय से जब निकलती हैं तो वहाँ पर वो दुबली पतली होती हैं, यानी उनकी एक पतली सी धारा ही निकलती रहती है। और उन्होंने यहाँ पर विभिन्न नदियों के भी नाम लिखे हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगला, यमुना और सतलज। ये कहते हैं कि ये क्या कर रही हैं? उछलती और कूदती हैं और खिलखिलाकर लगातार हंसते हुए अपनी भावभंगी मतलब बच्चों होता है स्वरूप। और यह हिमालय की जब गोद में होती हैं, जब हिमालय से ये निकल रही होती हैं, तो ये बिल्कुल इनकी पतली धारा होती है और यह उछलती कूदती छलछलाती रहती हैं और खुशी से, उल्लास से भरी हुई रहती हैं। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्रों में उतर जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? इनका उल्लास, लेखक कहते हैं कि गायब हो जाता है। यानी कि वो क्या हो जाती हैं? वो उछलती कूदती नहीं हैं, वो क्या हो जाती हैं? शांत और गंभीर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने कहीं ना कहीं नदियों को, जब वो उनके उद्गम क्षेत्र में क्या कहा है? एक बहुत ही चंचल लड़की की तरह उसकी तुलना की है। और वो कहते हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, यानी कि इतनी जिज्ञासा और विस्मय, यानी कि इतना आश्चर्य उन्हें नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी हिमालय से निकलने वाली इन नदियों
को उन्होंने बेटियां कहा है और उनकी लड़कपन, बाल लीला यानी बचपने की चीज़ों को देखकर, खिलवाड़ को देखकर क्या कहते हैं कवि लेखक कि उन्हें इतना आश्चर्य उन असल में लड़कियों को या किसी फूल की कली को देखकर नहीं होता जितना आश्चर्य हिमालय की गोद से निकलने वाली इन नदियों को देखकर होता है, जो कि उन्हें बिल्कुल एक चंचल लड़की की तरह दिखाई देती हैं अपने उद्गम क्षेत्र में, यानी जहाँ से वो निकलती हैं वहाँ पर जब लेखक नदियों को देखते हैं तो वो उन्हें एक बिल्कुल चंचल लड़की की तरह दिखाई देती हैं। लेखक पिछले अनुच्छेदों में नदियों के प्रति अपनी भावनाओं को लिखते हैं। इसके आगे फिर वो कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ चली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन की सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक हिमालय पर नदियों के रूप को देखकर, इस बाल रूप को देखकर क्या करते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये नदियाँ आखिर कहाँ भागी जा रही हैं, ये किस लक्ष्य को पाने के लिए विकल हैं, अर्थात बेचैन हैं। ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त क्यों है, असंतुष्ट क्यों हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता कहा है और वो कहते हैं कि ये नदियाँ जो हैं बेचैन होकर इतनी कहाँ भागी जा रही हैं। लेखक को यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि ये जो नदियां हैं अपने इतने विराट पिता यानी इतने विशाल पिता जो उनका हिमालय है उसका इतना प्यार पाकर भी क्यों इनसे दूर जा रही हैं, इनसे क्यों भागी जा रही हैं। ये सब देखकर लेखक को आश्चर्य हो रहा है, वो हैरान हो रहे हैं और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि आखिर जब ये अपने पिता के द्वारा यानी हिमालय के द्वारा इतना प्यार पाकर अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, तो आखिर इन्हें और अधिक प्यार कौन देगा, अर्थात इनकी प्यास को कौन बुझाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि ये बर्फीली पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं इनकी क्रीड़ा स्थली हैं। निकेतन का अर्थ होता है बच्चों घर। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो इतनी भारी भारी छोटे छोटे पौधों की घाटियाँ हैं, भरी हुई घाटियाँ बच्चों जो पर्वतों के बीच का, पर्वतों से घिरा हुआ बीच का निचला हिस्सा होता है उसे हम घाटियाँ कहते हैं। उसके बाद बंधुर अधित्यकाएँ का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम अधित्यकाएँ कहते हैं। और सरसब्ज का अर्थ होता है बच्चों, सब्ज उर्दू शब्द है, उर्दू हरा को सब्ज कहते हैं उर्दू में, और सरसब्ज अर्थात पूरी तरीके से हरा भरा जो उपत्यकाएँ हैं। उपत्यकाएँ मतलब बच्चों घाटियाँ जो हैं वो हैं। तो ये सब क्या है, नदियों की क्रीड़ा स्थली है, नदियों का घर है। लीला निकेतन मतलब वो जहाँ खेलती कूदती हैं, जैसे आप बच्चे अपने घरों में खेलते कूदते हैं तो वो आपकी क्रीड़ा स्थली है। इसी प्रकार ये जो नदियाँ हैं वो ये सारी जगहें, जैसे हिमालय की जो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ अर्थात जो बर्फ़ से ढकी हुई एकदम पहाड़ियाँ हैं जिन पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं, इसके अलावा जो हरे भरे पेड़ों से भरी हुई घाटियाँ हैं, जो पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमियाँ हैं, ये सब क्या हैं, नदियों की लीला स्थली हैं, अर्थात खेलने की कूदने की जगह है, उनका अपना घर है। लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, खेलते खेलते लेखक कहते हैं कि ये बहुत दूर चली जाती हैं, अर्थात ये अपने घर को छोड़कर निकल जाती हैं। और जब कुछ दूर, पहले तो ये क्या करती हैं, कुछ दूर पहुंचती हैं तो वहाँ उन्हें मिलता है जो हिमालय के
क्षेत्र में, हिमालय के निचले क्षेत्र में जो फैली हुई जंगल हैं, किसके? देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफेदा, ये सारे क्या हैं बच्चों? हिमालय के जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम हैं। और जब वे नदियाँ इन पेड़ों से भरे हुए जंगलों में पहुँचती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने बचपन, अपने घर की याद आती है। वो कहते हैं कि इन जंगलों में पहुंचकर नदियों को क्या करती हैं? नदियाँ मधुर बातें करती हैं। इनको दूर जाता देखकर हिमालय अवश्य ही परेशान होता होगा और अपना सिर धुनता होगा। सिर धुनना मतलब पछताना। तो लेखक कहते हैं कि अपनी बेटियों की इस तरह की लीला को देखकर, इस तरह के खेल को देखकर, उनके इस तरह से दूर चले जाने को देखकर, जो पर्वत है, जो पाप, जिसे लेखक ने नदियों का पिता कहा है, वो अवश्य ही परेशान हो जाता होगा और अपनी आप पर पछताता होगा। वह ये कहते हैं कि पर इन चोटियों की कौन बात से कौन क्या पूछेगा, अर्थात जो पर्वत है उसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो क्या हैं? कोई वो जवाब नहीं देते, वो सदैव विराट मौन धारण किए हुए रहते हैं, अर्थात वो सदैव चुप रहते हैं, वो कभी कुछ बोलते नहीं हैं। वे कहते हैं कि उनके पास रखा ही क्या है, अर्थात हिमालय जो नदियों का पिता है वो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है अपनी बेटियों को, और उसके पास विराट मौन के सिवा, अर्थात एकदम शांति के सिवा, एक चुप के सिवा और कुछ भी नहीं है। उनसे इस तरह के प्रश्न पूछकर कि आखिर नदियाँ उनसे दूर क्यों जा रही हैं, इस तरह के प्रश्न पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम देख पा रहे हैं कि इस लेख में लेखक ने हिमालय और नदियों और वहाँ के जो पेड़ पौधे, वहाँ के जंगल हैं, उन सब को कहीं ना कहीं मानवीय संबंधों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन सब के बीच एक मानवीय संबंध देख रहे हैं, हिमालय को पिता बता रहे हैं, नदियों को उनका पुत्री बता रहे हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने एक बहुत ही सुंदर कल्पना करके इन प्राकृतिक चीज़ों के बीच मानवीय संबंधों की स्थापना करने की चेष्टा कर रहे हैं इस लेख में। लेखक आगे कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। बच्चों, अब इस अनुच्छेद में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के साथ साथ उसकी जो जो दो प्रमुख नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनकी भी चर्चा की है। वो बताते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो क्या हैं? एक महानद हैं, अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र को नदी ना कहकर, एक स्त्री की तरह ना देखकर एक पुरुष की संज्ञा दी गई है। उन्हें महानद कहा गया है हमारे साहित्यों में, हमारे संस्कृति में। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों जो नदियाँ हैं वो बहुत ही क्या है, बहुत विशाल होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। और ये लेखक कहते हैं कि इन दो महानदों के अलावा, इन दो महानदों को देखने के बाद क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियाँ क्या होती हैं? उनके सामने इन नदियों का चित्र भी उभर आता है। ये महानद स्वयं में कुछ नहीं है। लेखक ऐसा लिखते हैं कि ये महानद आप अपने आप में कुछ नहीं है, अर्थात ये स्वयं से बने हुए नहीं हैं, बल्कि ये हिमालय के पिघले हृदय की एक एक बूंद से क्या है, बने हुए हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि जो हिमालय के बर्फ़ हैं, जब वो पिघल कर क्या करते हैं, वही पिघलते हैं, हिमालय के बर्फ़ पिघलते हैं तो उनसे नदियाँ निकलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो
नदियाँ हैं जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं, ये क्या है, पर्वतों की दयालुपन का नतीजा है। अर्थात उन पर्वतों की दया पर ही इनका निर्माण हुआ है। ये पर्वतों की एक एक बूंद से इकट्ठा हुई हैं, जो अंत में जाकर कहाँ मिल जाती हैं, सागर में, समुद्र में मिल जाती हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ या फिर अन्य नदियाँ भी जाकर कहाँ मिल गिरती हैं, जाकर सारी नदियाँ सागर में, समुद्र में मिल जाती हैं। और उसके बाद वो सागर के बारे में भी ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो सागर है वो क्या है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। अर्थात वो बहुत ही किस्मत वाला है कि उसे क्या हुआ है, हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का अवसर मिला है। अर्थात हिमालय की ये जो बेटियां हैं जो इतनी लंबी यात्रा कर कर सागर तक पहुंचती हैं, वो उसे कहते हैं कि वो सागर बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे क्या हो रहा है, हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार से लेखक ने हिमालय, नदी और सागर के बीच में एक मानवीय संबंध और एक बहुत ही मधुर संबंध जोड़ा है, और उन्हें एक बहुत ही सुंदर चित्र के माध्यम से, एक सुंदर कल्पना के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस अनुच्छेद से बच्चों हमें पता चला कि हिमालय से कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं और वो कहाँ जाकर मिलती हैं, सागर में जाकर मिलती हैं। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। लेखक आगे लिखते हैं, जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो जिस प्रकार से पिछले अनुच्छेद में लेखक ने क्या किया था, हिमालय को बताया था, क्या हिमालय को बताया था कि वो पुत्र है नदियों का, हिमालय पिता है नदियों का, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी बेटियों का हाथ समुद्र को, सागर को सौंप देता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो अंत में जाकर सागर में मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस अनुच्छेद में लेखक ने कुछ और आगे बात बढ़ाकर समुद्र को सीधे सीधे मानवीय संबंध में हिमालय से जोड़ते हुए हिमालय का दामाद बता दिया है, क्योंकि वो क्या करता है, समुद्र हिमालय की बेटियों का हाथ थामता है। तो जो बेटियों का हाथ थामने वाला हो उसे भारतीय संस्कृति में हम दामाद कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समुद्र है उसे लेखक ने हिमालय का दामाद बताया है। इस अनुच्छेद में लेखक ने यह भी कहा है कि ये जो नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल शांत होती हैं और बिल्कुल गंभीर होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांत। ये बच्चों चित्र बनारस की घाट का है। तो बनारस में गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्र की गंगा है, और वहाँ पे क्या है, गंगा बिल्कुल शांत और एक धारा में, एक वेग में बहती रहती हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है। तो वही बता रहे हैं कि जिन्होंने भी मैदानों में, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों को देखा होगा, वो क्या कहते हैं कि वो इन हिमालय के क्षेत्र में जब आकर इन नदियों के नंग धड़ंग यानी कि बाल रूप को देखेंगे, उनके एकदम उद्गम वाले रूप को देखेंगे, तो उन्हें क्या होगा, वो नदियाँ बहुत लुभावनी प्रतीत होंगी, क्योंकि लेखक को वो नदियाँ बहुत ही लुभावनी प्रतीत होती हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार माँ बाप की गोद में छोटे बच्चे नंग धड़ंग होकर खेलते हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता हिमालय की गोद में खेलती हैं, और बड़े होने पर समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। इस प्रकार हिमालय इन नदियों का पिता और समुद्र के साथ दामाद का संबंध बन जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है, हिमालय को पिता नदियों का और समुद्र को हिमालय का क्या कहा, बना दिया है, दामाद बना दिया है। अर्थात
उन्हें इन मानवीय संबंधों में जोड़ने की कोशिश की है। इसके बाद लेखक लिखते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुँचेगा। तो बच्चों, अब इस अनुच्छेद में लेखक ने कालिदास और उनके रचना की चर्चा की है। बच्चों, कालिदास संस्कृत साहित्य के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, जिन्होंने संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और जो लेखक हैं उन्हें कालिदास बहुत प्रिय हैं। कालिदास उनके बहुत प्रिय रचनाकार हैं, कवि हैं। और नागार्जुन ने इस पाठ के लेखक ने कालिदास की रचना मेघदूत का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद भी किया था, और वे यहाँ पर कालिदास की उसी रचना की चर्चा कर रहे हैं, कालिदास की उसी रचना में लेना। तो इस प्रकार से लेखक सोचते हैं कि उसी की तरह कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, अर्थात जिस प्रकार से लेखक नदियों को सजीव की तरह देख रहे हैं, हिमालय को पिता, नदी को पुत्री और समुद्र को दामाद के रूप में देख रहे हैं, एक मानव के रूप में देखकर इन सब की संबंध को जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार कालिदास को भी इन प्राकृतिक चीज़ों को सजीव की तरह सचेतन रूप में देखने का आनंद आता था, देखना वो पसंद करते थे। वो लेखक आगे कहते हैं कि वास्तव में इन नदियों की पहाड़ी चोटियाँ और समतल मैदानी भागों में अलग अलग रूपों को जो भी देखेगा वह ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वह अपने हर रूप में लोगों को आकर्षित करती हैं। अर्थात जो नदियाँ हैं वो विभिन्न रूप में हैं, और नदियों का यहाँ पर लेखक द्वारा क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, उन्हें एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है, उनका मानवीय संबंध जोड़ा गया है समुद्र और पर्वत से। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नदियों को जो कोई भी इनके पहाड़ी क्षेत्रों में देखे या मैदानी क्षेत्रों में देखे, जहाँ की इन नदियों का रूप बिल्कुल ही जुदा जुदा अर्थात बिल्कुल ही अलग अलग है, फिर भी वो इन सभी रूपों से क्या होगा, आकर्षित होगा, और वो इन्हें कहीं ना कहीं मानव के रूप में ही देखेगा, ऐसा लेखक मानते हैं। इसके आगे लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर बच्चों बहुत ही बड़े लेखक हैं, रचनाकार हैं, और उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है, अर्थात लोक की, जन की, सबकी माता कहा है, क्योंकि जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, कल्याणकारी होती हैं। नदियों से हमारी सिंचाई होती है, नदियों से हमें पीने का जल मिलता है, नदियों से बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती हैं, नदियों से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस प्रकार से जो नदियां हैं वो क्या हैं, हमारे लिए लोक माता हैं, हम सबकी माता के रूप में है, जो हम सबको कुछ न कुछ अवश्य देती हैं। लेकिन लेखक यहाँ क्या कहते हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अर्थात लेखक उन नदियों को माता से पहले अर्थात जीवनदायिनी रूप में देखने से पहले उन्हें एक बेटी के रूप में देखना पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि इन्हें बेटी के रूप में देखने में क्या हर्ज है, यानी क्या खराबी है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो इस प्रकार से लेखक नदियों को विभिन्न रूपों में, विभिन्न मानवीय रूपों में देखने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्हें केवल लोक माता ही ना माना जाए, इन्हें बेटी, बहन या प्रेयसी के रूप में भी हम देख सकते हैं। और विभिन्न कवियों ने, विभिन्न रचनाकारों ने भी क्या किया, इन्हें इन मानवीय रूपों में देखने का प्रयत्न किया है, अर्थात नदियों को विभिन्न मानवीय रूपों में देखा है।
अर्थात उनका उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। लेखक आगे कहते हैं कि उनकी भी ऐसी ही भावना हुई थी, अर्थात लेखक की भी यह भावना हुई थी कि वो भी नदियों को क्या करें, मानवीय रूप में देखें, उनका मानवीयकरण करें, उन्हें एक मानव के रूप में समझें और उनका उल्लेख करें। वो कहते हैं कि जब वो थोलिंग यानी जो कि तिब्बत में है वहाँ पर थे तो वो कुछ उदास थे और उनकी तबीयत जो थी ढीली थी, अर्थात बहुत अच्छी तबीयत उनकी नहीं थी। और इसी कारण जब वो सतलज के किनारे दोपहर में बैठ गए और उसमें अपने पैर लटकाए हुए वो थे सतलज नदी में, तो इससे उनकी जो सारी की सारी थकान है वो मिट गई। अर्थात सतलज नदी में दोपहर के समय अपने पैर को लटकाए कर बैठने पर जो लेखक है उनकी जो थकान थी और जो उनकी क्या थी, सारी की सारी तबीयत की खराबी थी, वो की सारी ख़त्म हो गई। और उस समय जब वो सतलज में बैठे थे, सतलज के किनारे पर बैठे थे, तो वो कहाँ थे, थोलिंग तिब्बत में थे। वो यहाँ पर तिब्बत का उल्लेख कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इससे उनकी सारी की सारी अर्थात नदियों में पैर लटकाकर बैठने से उनकी सारी की सारी थकान मिट गई, अर्थात नदियों ने उन्हें सुकून प्रदान किया। और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और तो लगा मैं गुनगुनाने, अर्थात जैसे ही नदी में लेखक पैर लटकाकर बैठते हैं, उनकी जो तबीयत ढीली पड़ गई थी वो तरोताज़ा हो जाती है पुनः। अर्थात नदियों में पैर लटकाने से ही नदियों की जलधारा, प्रगतिशील जल से, अर्थात जो सदैव कलकल बहने वाली जो जलधारा है उनमें पैर डालकर बैठने से ही लेखक की तबीयत बिल्कुल हरी भरी चंगी हो जाती है, वो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं और फिर वो सतलज की महिमा गुनगुनाने लगते हैं। वो लिखते हैं, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पथ पर अद्भुत अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार से सतलज नदी की महिमा का गान करते हुए लेखक क्या कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं और उसे बहन के रूप में देख रहे हैं। अर्थात जहाँ इस लेख के शुरुआत में लेखक ने नदियों को हिमालय की पुत्री के रूप में देखा, अंत में आते आते वो एक ममता के एक अन्य रिश्ते में नदियों को देखते हुए उन्हें बहन का रिश्ता दे देते हैं, उसे बहन के रूप में देखने लगते हैं और उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अचरज है, अर्थात अपरंपार है, तुम्हारी इस तरह की लीला अर्थात क्रीड़ा को, इस तरह रूप को तुम्हारे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ बहन। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, अर्थात उनका जो मन है, मुदित का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न होना, तो उनका जो थका हुआ मन था, उनकी जो तबीयत खराब थी, उनका जो मन उदास था, वो क्या हो गया, मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, और जो खुमारी थी, जो आलस्य था, वो हट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, अर्थात लेखक कहते हैं कि मैं तुम पर बिल्कुल बलिहार हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे इस रूप को देखकर बिल्कुल ही तुम्हारा क्या हो गया हूँ, तुम्हारा प्रशंसक बन गया हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, उसके बाद लेखक कहते हैं कि तुम इस हिमालय की पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और वो कहते हैं कि जो हिमालय है वो चिंतित तो है कि जो नदी है, ये जो सतलज है, वो क्या है, वो पता नहीं आगे चलकर कहाँ जाएगी, क्या कैसे क्या होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही चुपचाप है। अर्थात जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में हमने पढ़ा, जो हिमालय है वो विराट मौन धारण किए हुए है, वो बिल्कुल ही चुप है। और प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अर्थात जो नटी का अर्थ होता है बच्चों नाटक की जो अभिनेत्री होती है, तो यहाँ पर लेखक ने प्रकृति को, अर्थात जो विशाल प्रकृति है, जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है, सबको क्या कहा है, नटी के रूप में, एक अभिनेत्री के रूप में देखा है। और उसके चित्रित पट पर, अर्थात उसका जो पट है, पर्दा है,
जैसे रंगमंच पे पीछे आप लोग देखते होंगे पर्दा लगा होता है, या पर्दा, यहाँ पे पट का अर्थ हम वस्त्र से भी ले सकते हैं। तो जो वो वस्त्र है प्रकृति नटी का, अर्थात प्रकृति रूपी अभिनेत्री का, उसका जो कपड़ा है वो कैसा है, चित्रित है, अर्थात उस पर तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, और उसकी जो अद्भुत और अनुपम छाप है वो हिमालय है। अर्थात हिमालय वो उसका एक रूप है, उस चित्रित पट का, अर्थात उस चित्र से बने हुए कपड़े का क्या है, ऐसा कपड़ा जिस पे बहुत सारे चित्र बने हैं, उसका एक रूप है हिमालय। और वो कैसा है, बिल्कुल ही अनुपम है और अद्भुत है। और जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लेखक लिखते हैं कि मैं सतलज बहन तुम्हारी बहुत ही जय जयकार करता हूँ, तुम्हारा गुणगान करता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों इस लेख में हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक नदियों को, हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा में नदियों को और प्रकृति को मानवीय संबंधों में जोड़ने की जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए यहाँ पर लेखक ने नदियों को और हिमालय को और समुद्र को मानवीय संबंध में जोड़ा है, उन्हें मानवीय रूप में, सचेतन रूप में देखने की कोशिश की है। लेकिन लेखक यहाँ पर नदियों को परंपरागत तरीके से ना देखकर, उन्हें माता के रूप में ना देखकर, उन्हें एक नए रूप में देखते हैं, एक बहन के रूप में देखते हैं और एक बेटी के रूप में देखते हैं, और फिर उसकी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पाठ से यह पता चला कि हिमालय से कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इसी प्रकार से हमें ये पता चला कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, नदी नहीं, नद है, उन्हें महानद की संज्ञा दी गई है। और इसके बाद हमने यह भी सीखा कि जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, अंत में जाकर सागर में मिल जाती हैं, और उन्हें हमारे संस्कृति में लेखकों ने, कवियों ने तरह तरह से मानवीय रूपों में देखा है, उन्हें माता, बहन और पुत्री के रूप में देखा है, समझा है, उन्हें सचेतन रूप में। बच्चों अब यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अगले सेशन में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जो कि पाठ से ही जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सभी यह गृह कार्य अवश्य करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है जो कि बेटा आप लोग के इस लेख से ही है, इस पाठ से ही है ये सारे के सारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किन्हें कहा है। दूसरा प्रश्न है, मैदानी भागों में नदियाँ कैसी दिखती हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय के जंगलों में मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों का नाम लिखिए, कि आपका चौथा प्रश्न है। और इसके बाद काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, ये आपका पांचवा प्रश्न है। इसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने पहले अभी बताया, आपको इस पाठ में बहुत सारे विशेषण और विशेष शब्द भी हैं, विशेषण विशेष शब्द हैं, और आप लोग ने इन्हें पढ़ भी रखा है। विशेषण क्या होता है आप लोग जानते हैं, विशेष्य क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं विशेषण, और कुछ शब्द हैं विशेष्य, और आपको उचित विशेषण से उचित विशेष्य को मिलाना है। तो विशेषण में है आपके शब्द सम्रांत, चंचल, समतल, घना और मूसलाधार, और आपके लिए विशेष्य शब्द हैं वर्षा, जंगल, महिला, नदियाँ और आंगन। आपको उचित विशेषण से उचित विशेष शब्द को मिलाना है, यानी कि आपको विशेष शब्दों, किस विशेष शब्द से कौन सा विशेषण शब्द अच्छे से जुड़ेगा, उचित होगा, आपको वो विशेषण से उसकी मिलान करनी है। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, और इस पाठ में और भी अधिक जो भाषा की बात से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है उसको भी हल करेंगे। आप लोगों को बच्चों इस पाठ में जितने भी कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं और जो मुख्य बातें बताई गई हैं उसे आप लोग अवश्य अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।